हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द चेंज इन क्वांटिटी विद रेफरेंस टू द चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में कितना चेंज आता है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर कितना चेंज आता है, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइन, इसके हम लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े थे और फॉर्मूला डिराइव भी किया था लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने। वन फॉर्मूला वाज एडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, या फिर हम इसे परसेंटेज टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज एडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लास्ट लेक्चर में मैंने दो न्यूमेरिकल्स भी दिए थे, बहुत छोटे छोटे, होपफुली आप लोगों ने वो कर लिए होंगे, क्योंकि देखो नेक्स्ट लेक्चर में हमेशा तब मूव करो जब पिछले लेक्चर के अंदर दी हुई इंस्ट्रक्शंस आप लोग सारी की सारी फॉलो कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के पार्ट के साथ। और मैं कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल्स आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं, आप सिर्फ अभी वो न्यूमेरिकल्स करें, उसके थ्रू ही एक टॉपिक में क्लियर करूंगा, फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम लोग करते चलेंगे। चैप्टर के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, मेनली इसमें से जो सा आता है वो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहां पर लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से करेंगे क्वेश्चन को। ये तो याद है P Q है ना, P1 Q1, बिना कोई भी लेक्चर अटेंड किए नेक्स्ट पे स्किप मत करना। P क्या है, इनिशियल प्राइस, Q क्या है, इनिशियल क्वांटिटी, P1 क्या है, फाइनल प्राइस, और Q1 क्या है, फाइनल क्वांटिटी। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फाइन, अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूले में लगाना है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, और इवन अगर आप लोग चाहें तो आप परसेंटेज टर्म्स में भी उसे कर सकते हैं। ये मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को। फाइन, क्या लिखा हुआ है कि प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी 10 थी, प्राइस जब बढ़कर 12 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी 2 हो गई है। और ऐसे में आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, आप लोगों को कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइन, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करना शुरू करें, मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूं इतना, फिर सॉल्व कर लेंगे फटाफट से इसे। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख चुका हूं, करें उसे, इतना थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं। फटाफट से आप लोगों को कैलकुलेट करने की आदत डालनी है ना, आप लोग कैलकुलेट करें इसे बस। चलो पहले आप इतना करो, इसे फिर देखते हैं। फटाफट से 4 क्वेश्चन करो, फिफ्थ भी देता हूं मैं आप लोगों को कोई क्वेश्चन। सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ईडी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। ये हम लोगों का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का। माइनस साइन कहाँ पर अफिक्स करना है, कहाँ पर अफिक्स नहीं करना है, इसे मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी आपकी मर्जी है, आपको लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ, कोई इश्यूज नहीं है उसके अंदर। फाइन, और अभी एक काम करो, अभी हैबिट बना लो कि हाँ माइनस का साइन यहाँ पर लगाना है। और माइनस का साइन जैसे कि मैंने समझाया था कि किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, माइनस का साइन सिग्निफाई करता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दैट इज व्हाई वी अफिक्स माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड न्यूमेरिकल्स। और करिए, चलिए, होपफुली पहला क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा। सिंपल वही फंडामेंटल यूज करना है हम लोगों को कि P1 माइनस पी कितना आ जाएगा, डेल्टा पी, 12 माइनस 10 2, दिस विल बी इक्वल टू -8, है ना। हमेशा यही वाला मैथड जो सा है आप लोग आराम से लगाकर चलें, बहुत इजीली क्वेश्चन होते चले आएंगे। डेल्टा पी इज इक्वल टू 12 माइनस 10, यानी कि P1 माइनस पी और Q1 माइनस क्यू, दैट इज 2 माइनस 10, दिस विल बी इक्वल टू -8। जस्ट यू हैव टू पुट इनटू द फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। एक हैबिट बना लो कि कभी भी जब न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, फटाफट से एक बार फॉर्मूला लिख लिया करो। डेल्टा क्यू इज हाउ मच, -8 अपॉन डेल्टा पी इज 2 इंटू पी अपॉन क्यू, यानी कि इनिशियल प्राइस कितना था मेरा 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 10। ठीक है, माइनस का साइन बाहर लगा लो, दिस विल कम आउट टू बी 4। फाइन, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया है। ऐसे ही फटाफट से सेकंड पे मूव ऑन करो सेकंड क्वेश्चन भी। अगर कहीं पर आपको लगता है कि मैं जल्दी कर रहा हूं तो आप लोग क्या करेंगे, पॉज कर दोगे कि आराम से आप लोग कर लो और फिर टैली कर लेना। बेटर तरीका वही रहेगा, है ना। पॉज कर देना 2 मिनट के लिए, फटाफट से आप लोग सॉल्व कर लो, देखो मेरे क्या आंसर्स आ रहे हैं और आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे तभी फायदा होगा इन सेशंस का। डेल्टा पी विल बी इक्वल टू 10 एंड डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू -2। ठीक है, वही है कि P1 माइनस P और दिस विल व्हाट, Q1 माइनस Q, 20 माइनस 10, दिस विल कम आउट टू बी 10, 8 माइनस 10, दिस विल कम आउट टू बी -2। नाउ अगेन पुट इन द सेम फॉर्मूला दैट वी हैव पुट ओवर हियर, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P दैट इज -2 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 10। कैलकुलेशन पार्ट है सिंपली। फाइन, देखो करके 0.2 इसका आंसर आना चाहिए आप लोगों का। जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसका आंसर 0.2 आया होगा, देख लें कि आया है या नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। डेल्टा P 0, डेल्टा Q 10। फॉर्मूला में पुट कर लो, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P दैट इज 10 अपॉन 0 इंटू 10 अपॉन 10 दैट इज 10 अपॉन 0। हाउ मच इट विल बी। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कुछ बच्चों ने गलती करी होगी। क्या होता है 10 अपॉन 0, क्योंकि आप लोगों ने 10 अपॉन 0 0 लिख दिया होगा। ठीक है, टॉपिक को अच्छे से समझें। 10 अपॉन 0 क्या होता है, समथिंग या सम नंबर अपॉन 0, व्हाट इट विल बी इन्फिनिटी। तो इसे 0 नहीं लिखेंगे, ये क्या है, ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट या इन्फिनिटी का साइन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। डेल्टा P फाइन, ये क्या आ गया मेरा यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं ना, AD इज इक्वल टू फाइन। तो यहाँ पर मेरा AD कितना आ गया, 0। ओके है ये वाली बात। नेक्स्ट 10 माइनस 20, दिस विल कम आउट टू बी -10, दिस विल कम आउट टू दिस विल कम आउट टू बी 5। सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, AD विल बी इक्वल टू डेल्टा Q इज हाउ मच, इट इज 5 upon delta P is how much, it is -10 into how much is P, it is 20 and this is what, this is 10. Fine, a fix minus का sign over here, AD is equal to this will come out to be 1. फाइन, तो ये 5 न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं जिसके अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। 5 न्यूमेरिकल, यानी कि अब हम लोग जब भी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे को इतना समझ में आ गया कि हम लोगों को मैक्सिमम टाइम जो उनसे यूज़ करना है, हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज़ करना है, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। हाँ, यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को P, Q, P1, Q1 सब कुछ निकाल कर दे दिया, इसलिए भी अभी बहुत ईजी लग रहा है ये कंसेप्ट। लेकिन जब हम आगे मूव ऑन करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि P और Q और P1 Q1 वो निकाल कर देंगे। कई बार लैंग्वेज में थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं घुमाएंगे और आप लोगों को इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि ऐसी प्रॉब्लम्स कम से कम क्रिएट हों आप लोगों के साथ। ओके है, अब समझो कि मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये तो मैंने न्यूमेरिकल भी आप लोगों को क्लियर कर दिया काफ़ी हद तक के कि ये क्या है, ये न्यूमेरिकल का बेसिस है। और अब समझो कि इसे हम लोग एक टॉपिक के थ्रू भी समझ सकते हैं। उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फाइन, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है कि विद रेफरेंस टू प्राइस
व्हाट इज द चेंज इन क्वांटिटी। जैसे कि मैंने समझाया ही था आपको लोगों को कि इलास्टिसिटी और डिमांड के अंदर हम सिर्फ डायरेक्शन ऑफ चेंज नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस में कितना चेंज आया और उस प्राइस में चेंज आने के हिसाब से क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। उस टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले टॉपिक में आप लोग बहुत ध्यान से देखें, मैं सेम टॉपिक दोबारा से भी समझाऊंगा, अभी इस वाले मेथड से जैसे समझा रहा हूं वैसे समझें और इवन रुक जाएं, आप 1 मिनट का फिर पॉज ले लें, आराम से सिर्फ मुझे ग्राफ भी बनाकर दिखाते हैं आप लोग, ठीक है। ग्राफ्स बनाएं, क्या करें, प्राइस को वही लेंगे हम लोग वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी को हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पे, यानी कि इन नंबर्स का 10 10 12 2 10 10 28, देन आफ्टर 10 10 10 20 इनके ग्राफ्स बनाओ फटाफट से, ठीक है। ग्राफ्स बनाइए, 5 ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। ग्राफ्स का बेसिक्स आप लोगों को सिखाकर तभी हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आगे मूव ऑन करना शुरू किया था। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों कि जो मैं बेसिक्स की वीडियोस डालता हूं वो आप लोग थोरोली जो सा है उसे समझ लें, नहीं तो आगे कंसेप्ट्स वीक रह जाएंगे तो फिर लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट लग रही हैं चीज़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रखा है। बहुत तरह की इकोनॉमिक्स आती है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये तो हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इकोनॉमिक्स हैं, आपको जो फोकस करना है अभी माइक्रो पे करना और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, करिए। ग्राफ्स बनाओ फटाफट से। मैं शेप्स बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को, आप लोग टैली कर लेंगे कि हाँ ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत। टैली कर लेना कि ग्राफ ऐसा आ रहा है नहीं आ रहा है। आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा और आप लोगों को भी लगेगा यार सारे ही डाउनवर्ड स्लोपिंग आने वाले हैं क्योंकि प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं है, अभी ग्राफ्स की शेप कुछ अलग भी आएगी और सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग के अलावा मैं और टॉपिक्स भी इसके अंदर रिलेट करवाऊंगा। तो प्लीज़ हर चीज़ को बहुत डिटेल में इलाबोरेटली और बिना पेपर पेन के तो बैठो ही मत, कुछ फ़ायदा नहीं है, अटेंड मत करो। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को आपको पेपर पेन लिए बिना बैठना है तो कोई यूज़ नहीं है। जैसे जैसे मैं जो स्टेप्स करवा रहा हूँ उससे पहले आप करने की कोशिश करें, ना समझ में आए तो फिर देखो जो मैं स्टेप्स करवा रहा हूँ किस तरीके से उन्हें करना है। देखना, आप लोग अगर देखोगे तो इसमें और इसमें भी आपको हल्का सा डिफरेंस नजर आएगा और वो सारे के सारे डिफरेंसेस जो उनसे हैं वो बहुत मैटर करेंगे। ये ग्राफ बन गया है, 2 ग्राफ बना दिए, ठीक है। आपकी ग्राफ की शेप्स कुछ इसी तरह की आनी चाहिए। अब नेक्स्ट आप लोग बनाएं फटाफट से, और होपफुली अगर बना चुके हो पॉज करके तो देखो इसका जो ग्राफ बनेगा बच्चे वो ये बनेगा, फाइन। उसके बाद यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ ऐसा बनना चाहिए और ऐसा ही बनेगा। प्लॉट करके देख लो, है ना। देखो वहाँ पर एट टाइम प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इतना हम लोग रिवाइज कर लेंगे, इन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे कि वहाँ पर आप लोगों को जो सा इश्यूज क्रिएट ना हो, कि शेप्स ध्यान रहेंगी तो फटाफट से बन जाएगा, ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिख दें इनके ऊपर, फाइन। ये क्या है, ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, इसकी शेप ऐसी आ रही होगी, ये ऐसा ग्राफ आ रहा होगा, ये ऐसा ग्राफ आ रहा होगा और ये ऐसा ग्राफ आ रहा होगा, फाइन। टॉपिक जैसा कि मैंने समझाया अभी कि टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फाइन। देखो सबसे पहला वाला केस समझें आराम से कि मैंने पहले वाले केस के अंदर शो किया है। पहले वाले केस के अंदर प्राइस 10 है, P1 12 है, क्यों और ये सब कुछ क्या समझा रहा हूं मैं इसके थ्रू, इस चीज को समझो कि टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। पहले वाले केस में ऑब्जर्व करो, प्राइस थोड़ा सा बढ़ा और लोगों ने एकदम से खरीदना बहुत कम कर दिया, यानी चेंज इन क्वांटिटी
क्या है, बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है इन रेफरेंस टू प्राइस। जब प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, लोगों ने एकदम से खरीदना बंद कर दिया, इसे हम बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड है। यानी कि जब भी ईडी ग्रेटर देन 1 आएगा, जब भी ईडी 1 से ज़्यादा आएगा, तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द ग्राफ फॉर ईडी ग्रेटर देन 1 एंड दिस पर्टिकुलर कंडीशन दैट इज ग्रेटर देन 1 इज सेट टू बी व्हाट, दिस इज सेट टू बी highly elastic demand. Fine, this is what this is, highly elastic demand. डिमांड बहुत इलास्टिक है इस केस में। ओके है जी, क्लियर हो गई ये वाली बात। हाईली इलास्टिक डिमांड, इसे ऐसे समझो कि प्राइस थोड़ा सा बढ़ा और क्वांटिटी एकदम से कम हो गई, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आ रहा है और क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो हाईली इलास्टिक डिमांड है इस चीज़ की। यानी कि लोग प्राइस को लेकर बड़े सेंसिटिव हैं, जरा सा प्राइस बढ़ता है लोग एकदम से खरीदना बंद कर देते हैं। और इसके अपोजिट भी कंडीशन हो सकती है। इसके अपोजिट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, प्राइस जरा सा कम हुआ, चीज़ जरी सी सस्ती हुई और लोगों ने एकदम से बहुत तेज़ी से खरीदना शुरू कर दिया, उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसे भी हम लोग हाईली इलास्टिक डिमांड ही बोलेंगे। क्लियर हुई ये वाली बात। तो दिस इज द केस ऑफ हाईली इलास्टिक डिमांड। ओके, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज आने पर क्वांटिटी में अगर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है तो हाईली इलास्टिक है। अब प्राइस चाहे कम होकर क्वांटिटी तेजी से बढ़े या प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी तेजी से घटे, दोनों ही केसेस कैसे हैं, दोनों ही केसेस हाईली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। और इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर आएगा ईडी ग्रेटर देन 1। यानी कि यहाँ पर चाहे वो 4 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 30 आए, चाहे 100 आए, यानी कि ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज से क्वांटिटी में कंपैरेटिवली ज़्यादा चेंज आता है। दिस इज हाईली इलास्टिक डिमांड केस। सेकंड वाले पे आते हैं। प्राइस तो डबल हो गया, प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन उसकी डिमांड जो सी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इस तरह की डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह की डिमांड को हम लोग बोलते हैं हाईली इन इलास्टिक डिमांड। यानी कि प्राइस में तो बड़ा चेंज आ गया, प्राइस तो एकदम से चीज़ के बहुत ज़्यादा घट गए, लोगों की डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। या इसके अपोजिट समझ लो कि प्राइसेस तो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लेकिन लोगों ने खरीदना कम नहीं किया है ज़्यादा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज हाईली इलास्टिक डिमांड। क्लियर हुई ये वाली बात। हाईली इलास्टिक का मतलब कि जब प्राइस में चेंज की वजह से क्वांटिटी में चेंज कंपैरेटिवली कम आएगा, क्वांटिटी में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, तो उस पर्टिकुलर फिनोमिना को, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि डिमांड कैसी है, हाईली इन इलास्टिक है। और ऐसे में जो हमारा आंसर आएगा वो 1 से कम आएगा। जैसे कि यहाँ पर आंसर 0.2 आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी लेस देन 1। And this particular case, when AD is less than 1, this is said to be what? This is said to be highly inelastic. कि डिमांड कैसी है मेरी, हाईली इनइलास्टिक है, डिमांड पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस के चेंज आने के बावजूद। क्लियर, दिस इज व्हाट, दिस इज हाईली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड देखते हैं हम लोग कि प्राइस तो सेम रहा, सेम प्राइस पर डिमांड काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। कभी 10 रुपए पे 10 यूनिट्स कोई खरीद रहा है, 10 रुपए कभी 20 बिक रही है, कभी 30, कभी 40, कभी 50। यानी कि प्राइस तो मेरा सेम है, लेकिन क्वांटिटी कभी 10 आ रही है, कभी 20 आ रही है, कभी 30 आ रही है। यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। प्राइस इज सेम, दिस यू कैन एज्यूम टू बी प्राइस एंड दिस इज व्हाट, दिस इज क्वांटिटी। प्राइस इज सेम, इट इज स्टेशनरी ओवर हियर, इट इज कांस्टेंट, but demand is fluctuating. Such sort of demand is said to be perfectly elastic demand. ऐसी डिमांड को हम लोग बोलते हैं, कैसी डिमांड है ये है perfectly elastic demand. क्लियर हुआ? यानी कि AD is equal to infinity, that is perfectly elastic demand. प्राइस सेम, डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, perfectly elastic. नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस तो चेंज हुआ, लेकिन लोगों को अगर खरीदना है तो खरीद ही रहे हैं, ना तो कम खरीद रहे हैं ना ज़्यादा खरीद रहे हैं, जितना खरीदना है उतना खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल हम लोग सोल्ट का एग्जाम्पल लेकर चल सकते हैं इसके अंदर, है ना। सोल्ट क्या होता है कि अगर सस्ता हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि हम मुट्ठी भर भर के एक सब्जी में डालना शुरू कर देंगे, और महंगा होने पे ऐसा नहीं है कि हम उसके कंजम्पशन को कम कर देंगे, मुट्ठी भर कर जो उनसे सब्जी से निकाल लेंगे। नहीं, उसका कंजम्पशन जितना है टेस्ट के हिसाब से वो उतना ही रहेगा, ना तो हम बढ़ाते हैं उसके कंजम्पशन को, ना ही हम उसके कंजम्पशन को कम करते हैं। तो इस तरीके से प्राइस के चेंज के बावजूद उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी,
तो दिस इज व्हाट over here the quantity is same, there is no change in the quantity. It means it is having perfectly inelastic demand where there is no change in the demand with reference to price. Whatever the price is there, price is fluctuating. चीज़ 10 रुपए की है, 20 की है, 30 की है, जितनी खरीदनी है उतनी ही खरीद रहे हैं, ना ज़्यादा खरीद रहे हैं ना ही कम खरीद रहे हैं. इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर डिमांड जोन सी है वो कैसी है, यहाँ पर मेरी डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट देखते हैं ये वाला. इसमें क्या हुआ कि हमारा आंसर क्या आ गया 1, और 1 का मतलब ये होता है कि जितने से प्राइस में चेंज आया उतने से ही क्वांटिटी में भी चेंज आया है, यानी कि सेम प्रोपोर्शन का चेंज आ रहा है. प्राइस इतने से बढ़ा, क्वांटिटी इतने से ही घट गई, प्राइस इतने से घटा, क्वांटिटी इतने से ही बढ़ गई, दोनों में सेम चेंज आ रहा है. एग्जांपल 10% से हमारा प्राइस बढ़ा, 10% से मेरी क्वांटिटी कम हो गई. ये क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मेरा 1, और यहां पर जोन सा है दिस इज सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक. फाइन, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक. वापस आते हैं अपने केसेस पे. व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेटर देन 1, हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. फटाफट से रिकॉल करते हैं. दिस इज प्राइस, दिस इज डिमांड. प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया, लोगों ने एकदम से खरीदना कम कर दिया. प्राइस में जरा सा चेंज, डिमांड में ज्यादा चेंज. हाईली इलास्टिक डिमांड है, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, लोग प्राइस को लेकर बहुत सेंसिटिव है. प्राइस में थोड़े से चेंज को एकदम से रेस्पॉन्ड करते हैं बहुत तेजी से. दूसरा केस बनता है प्राइस में जोन सा है हमारे वो काफी ज्यादा चेंज आ गया, चीज के रेट बहुत बढ़ गए, लेकिन लोग जोन सा है उसे थोड़ा सा ही कम खरीद रहे हैं. जैसे कि हमारे जितने भी गुड्स को लेकर हम हैबिचुअल होते हैं, है ना, हम लोग अगर थोड़ा सा एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर या हमारे को हैबिट ही है, तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा भी चेंज हो जाएंगे तो भी हम परचेज करेंगे. हाँ, कुछ लोग जो समझदार होंगे वो उसका कुछ कंजम्पशन कम कर देंगे, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज व्हाट दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, सॉरी दिस इज व्हाट दिस इज हाईली इन इलास्टिक डिमांड. डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस में चेंज आने के बावजूद. क्लियर. थर्ड वन कौन सा है हमारा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. प्राइस सेम रहता है और डिमांड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक का केस हो जाएगा. इसी तरीके से प्राइस के चेंज के बावजूद डिमांड उतनी ही रहेगी. प्राइस इज सेम और व्हाट, प्राइस इज फ्लक्चुएटिंग इन दिस केस बट डिमांड इज स्टेशनरी ओवर हियर. दिस इज व्हाट दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक. एंड लास्ट वन यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक मीन्स व्हेन देयर इज सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी विद रेफरेंस टू प्राइस. जितने से प्राइस बढ़ा उतने से ही डिमांड कम हो गई, तो दैट इज व्हाट, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. फाइन. आप शेप्स अगर देखेंगे, यही शेप्स आप लोगों के ग्राफ की आनी चाहिए, और अगर मैं सारे की सारी शेप्स को एक ही ग्राफ के अंदर दिखाऊं तो आप लोग उसे भी शो कर सकते हैं बड़े आराम से. दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी वी आर टेकिंग टू बी, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक, this is highly elastic, this is what, this is unitary elastic and this is highly inelastic. यानी कि जो शेप्स हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तीनों की, चाहे वो ग्रेटर देन 1 है, चाहे लेस देन 1 है, चाहे यूनिटरी इलास्टिक है, हैं तीनों की तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग. लेकिन अगर आप लोग शेप्स के अंदर देखेंगे तो कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस बड़ी चीजें क्रिएट करते हैं. दिस इज व्हाट, दिस इज ईडी इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज ईडी इज इक्वल टू 1, दिस इज ईडी इज लेस देन 1, दिस इज ईडी इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज ईडी इज ग्रेटर देन 1. ठीक है. अब मैं थोड़ा सा एक टॉपिक को और यही समझा दूं आप लोगों को कि कैसे पता लगता है बेटा ये फ्लैटर कर्व है, ये कर्व फ्लैट है. ये कैसा है, ये स्टीपर कर्व है. जो कर्व फ्लैट होगा उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी और जो स्टीपर होगा वहां इलास्टिसिटी कम होगी. और इसी चीज को मैंने बेस बनाते हुए यहां पर ईडी ग्रेटर देन फ्लैटर कर्व से दिखाया है, ये स्टीपर से दिखाया, और स्टीपर और फ्लैटर के बीच में ऑलमोस्ट नॉर्मल कर्व जो सा शो किया वो क्या है, ईडी इक्वल टू 1. इसी तरीके से कभी अगर क्वेश्चन आ जाए, जगह है बोर्ड पे, चलो यहां बना देता हूं ऊपर, है ना, आई थिंक इट विल बी विजिबल. अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से दीज आर टू कर्व्स, दिस इज ए बी एंड ए बी डैश.
वो बोले शूटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, दोनों सेम पॉइंट से शूट कर रहे हैं ए से, शूटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट वेयर इज इलास्टिसिटी मोर। तो आप लोग क्या शो करेंगे कि ये कर्व फ्लैटर है, और अगर ये कर्व फ्लैटर है तो फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्टीपर कर्व। यहां पर कर्व जो सा है मेरा स्टीपर है, यहां पर मेरा कर्व फ्लैटर है। तो जब भी फ्लैट कर्व आता है तो इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, जब स्टीपर कर्व आता है तो मेरी इलास्टिसिटी कंपैरेटिवली कम होती है। तो ग्राफ की शेप से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि फ्लैटर द कर्व मोर इज द इलास्टिसिटी, स्टीपर द कर्व लेस इज द इलास्टिसिटी। फाइन, आप लोग एक बार इसे रिकॉल कर लें, रिव्यू कर लें, इसे दूसरी अप्रोच से समझाते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फाइन, don't forget to give your suggestions and views in the comment section, and for complete lectures you can log into new concept classes. You can basically download it from the Play Store and can call me on my number, that is 8077296678. Thank you, have a nice day.